कैलकुलस। कैलकुलस की जरूरत कब पड़ती है, पहले तो ये समझो। ग्राफ में आप निकालते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, पढ़ते हो ना, टेंजेंट। टेंजेंट कोई चीज होती है क्या? टेंजेंट का मतलब क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। क्या होता है टेंजेंट? अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर जाए, क्योंकि लाइन क्या होता है? बहुत बेसिक समझो, क्लास 5th और 6th की डेफिनेशन 5वीं क्लास में आप लोग पढ़े हो। जब ज्योमेट्री की शुरुआत होती है तो यहीं से होती है, लाइन और लाइन सेगमेंट से। लाइन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स बेसिकली क्या कहलाती है? वो लाइन। तो मैं कह रहा हूं ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास हो वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट। लेकिन लाइन की डेफिनेशन ही कहती है कि एक पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, मल्टीपल पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। तो जब उसी टेंजेंट को बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखा जाता है तो एक्चुअली दो पॉइंट्स होते हैं जहां से वो लाइन पास कर रही है। टेंजेंट भी बेसिकली होता क्या है? सेकेंट ही होता है। लेकिन जो सेपरेशन है दोनों पॉइंट के बीच में वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि रियल लाइफ में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम नेग्लेक्ट करके तो नहीं पढ़ते। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने एक यहाँ पे सर्कल बनाया है, ये यहाँ एक पॉइंट है, ऐसे लाइन बनाई, मैंने बोला ये क्या है? टेंजेंट। जब माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा तो ये ऐसा देखा मुझे कि दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये है x1, ये है x2 मान लो, दो पॉइंट। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1, जिसको हम डेल्टा x बोलते हैं। अगर मैं इस डेल्टा x को 0 रख दूं तो टेंजेंट बन जाएगा, जो रियल लाइफ में हम करते हैं। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो इसको हम 0 तो कर ही नहीं सकते, इसको 0 करना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करते हैं? इसको 0 ना लिख के हम इसको लिखते हैं अप्रोचेस टू 0। क्या लिखते हैं? अप्रोचेस टू 0 और 0 होने में फर्क है। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि डेल्टा x की वैल्यू मतलब x2 माइनस x1 जो है वो 0.0000000000001 है, जबकि 0 का मतलब कुछ नहीं, बस 0। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है ना। तो मैं फिजिक्स में जो पढ़ रहे हो ये सारी चीजें एक्चुअली हमारे अप्रॉक्सीमेशंस पे ही चल रही हैं। कोई भी डिफरेंस एग्जैक्ट 0 तो हो नहीं ना, चाहे डिस्टेंस लिखना हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखनी हो, वेलोसिटी लिखना हो, पावर लिखना हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो उस क्वांटिटी को आप 0 से चेंज नहीं दिखा सकते। चेंज क्या होता है? अप्रोचेस टू 0। तो इस अप्रोचेस टू 0 वाली जो क्वांटिटीज होती है इनको कैसे सॉल्व किया जाए? अप्रोचेस टू 0 वाली जो क्वांटिटीज हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए? इन्हीं को सॉल्व करने के लिए एक टूल बनाया गया जिसको नाम दिया गया कैलकुलस। तो कैलकुलस की बेसिक डिफरेंस समझ में आई कब यूज करते हैं? जब कोई वैल्यू 0 ना हो लेकिन 0 के बहुत क्लोज हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? बोलो, कैलकुलस। अब इस कैलकुलस के भी दो पार्ट होंगे। कौन से दो पार्ट होते हैं? हाँ, एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का क्या काम होता है? क्या है ये? इसका है इट इज अ टूल ऑफ डिवीजन। सबसे पहली चीज, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं आपको बोलूं
24/4, इसका क्या मतलब होता है? 6। इसका मतलब क्या किया? हाँ, उसका मतलब क्या है? पर मुझे पता है डिवीजन है, वो डिवाइड किया। 24 चीज थी, 4 4 के कॉम्बिनेशन में कितने टुकड़े बना सकते हो? 6 टुकड़े, वही किया ना। मतलब क्या किया? एक बड़ा टुकड़ा था, बराबर, इसकी पूरी लेंथ 24 थी, मान लो 24 मीटर है। बड़ा टुकड़ा था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं वो अपने कौन बताता है अपने को? डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन आप करते हो। आपको मैंने बोला 36/9 बताइए। अरे वाह, मतलब 36 मीटर है, 36 मीटर 99 मीटर के कितने टुकड़े पॉसिबल है, कितने पार्ट बना सकते हैं? यही है ना। यही चीज है जब मैं आपसे पूछूं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बताइए, क्या आप इसको बता पाएंगे? इसका मतलब क्या है? डेल्टा वाई मीटर की लेंथ में से डेल्टा एक्स के कितने टुकड़े बन पाएंगे? लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ नंबर्स था तो हम खेल गए, अब यहाँ नंबर्स नहीं है तो हम नहीं खेल पाते। तो यहाँ पर खेल खेलने के लिए हमें क्या मिलता है? कैलकुलस में एक टर्म है डिफरेंशिएशन, जिसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम कर क्या रहे हैं? बड़े पार्ट में से छोटे छोटे पार्ट ही तो काट रहे हैं ना। तो वही काम यहाँ भी करते हैं। टू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉलर पार्ट, क्यों यूज करते हैं इसको? इट इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉलर पार्ट फ्रॉम बिगर वन। बिल्कुल बेसिक सा, अभी मैं तुम्हें खाली डेफिनेशंस बता रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई जो अभी लिखा मैंने? स्मॉलर पार्ट की वैल्यू निकालते हैं बड़े पार्ट में से। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो एडिशन नहीं है, इट इज ए टूल ऑफ अलजेब्रिक एडिशन है, मतलब अलजेब्रिक समेशन। देखो एडिशन बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि दो तरह के से हम किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड से और दूसरा ज्योमेट्रिकल मेथड से। अलजेब्रा से भी जोड़ सकते हैं और ज्योमेट्री से भी जोड़ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? वो अलजेब्रा से जोड़ने को मना करता है। क्या कहाँ जोड़ने बोलता है? वो वो ज्योमेट्री से जोड़ने को मना करता है। कहाँ जोड़ने बोलता है? इसका मतलब इम्पोर्टेंस कहाँ देखने को मिलता है आपको? तो जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पढ़ेंगे आप? उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, या मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जितनी ये फील्ड होती है ना, उनमें क्या होता है कि डायरेक्शंस लगातार बदलती रहती है ना हर एक जगह पर। अगर डायरेक्शन लगातार बदल रही है तो आप उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। जब आप किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को आप अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उनकी डायरेक्शन सेम है कि नहीं। इफ इस डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक्स के अलोंग लगाना पड़ेगा और वाई के अलोंग लगाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट उसका वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? इंटीग्रेट नहीं कर सकते उनको। समझ में आ रहा है? तो ये टूल ऑफ अलजेब्रिक समेशन है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके बड़ा पार्ट्स बनाना। क्यों इस्तेमाल करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर बड़ा पार्ट बनाना। मतलब यहाँ पे मैं लिखूं तो दिस इज द यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ bigger part from combining and joining the smaller parts। ये कैलकुलस की शुरुआत यहाँ से हो रही है।
कि कैलकुलस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्या आपको समझ में आया है? वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो या वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस इंटीग्रेशन समेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है, या उसको डिवाइड करना हो, डिवीज़न निकालना हो, वहाँ पे हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। जब भी छोटी वैल्यूज चाहिए होती हैं, अप्रोचेस टू ज़ीरो आ जाए तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। और जब बड़ी वैल्यूज चाहिए होंगी छोटे छोटे को जोड़ करके तो क्या करना होगा अपने को, इंटीग्रेशन। अब आपको जब फील आएगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। फटाफट से लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम मत लीजिएगा। आइए, डिफ्रेंसिएशन, बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट की वैल्यू निकालने को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, टूल ऑफ डिवीजन है। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये देखो, फटाफट से देखते चलो, अब बातें नहीं। रिप्रेजेंटेशन में जैसे अभी हमने क्या देखा कि y और x मान लो ऐसे, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। एक पॉइंट से ऐसे मैंने, या ऐसा सोचो, एक यहां पे पॉइंट लिया मैंने x1, जहां पर वैल्यू कितनी है y1। दूसरा पॉइंट यहां कहीं ले लिया है x2, और इस पॉइंट पर ये वैल्यू कितनी है y2। ये लाइन बना दिया, बना सकते हैं ना। यहाँ पे स्लोप क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सोचो, ये दोनों पॉइंट्स लिया है, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता तो क्या डेल्टा एक्स और कम हो जाता, जितना पास में लूंगा डेल्टा एक्स उतना ही कम हो जाएगा। मैं इतना पास में ले लूं कि मुझे नेकेड आई से एक ही पॉइंट दिखे और दो अलग अलग पॉइंट दिखे ही ना, तो इसका क्या मतलब है, उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम हो जाएगा। नैनोमीटर में लेना पड़ेगा, फर्मी में लेना पड़ेगा, तभी तो हम नहीं देख पाएंगे ना। बहुत छोटा डिस्टेंस ले लिया तो जब मतलब डेल्टा एक्स जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऐसे लिखते हैं। जब कोई चीज़ जीरो नहीं होती और जीरो को अप्रोच कर रही होती है तो इस तरह से लिखा जाता है। कहाँ से आया, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस लिमिट का काम क्या होता है, अभी के लिए तुम इतना ही समझो कि लिमिट डेल्टा फंक्शन को डी फंक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। डेल्टा मतलब भी चेंज होता है, डी मतलब भी चेंज होता है, लेकिन डेल्टा बड़े चेंजेस को दिखाता है और डी स्मॉल चेंजेस को दिखाता है। डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या चीज हो गई, रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर एक दो बातें याद रखनी है कि y जो है ना हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x। y कैसा होना चाहिए, x का फंक्शन। x का फंक्शन मतलब y की जो वैल्यू, तो आज फिर सो रहा है, मैं पीटूंगा अभी। y x का फंक्शन है और x जो है इंडिपेंडेंट फंक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि जो y है उसकी वैल्यू x के साथ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, x के साथ। जरूरी नहीं यही चीज, मतलब इसको मैं अगर बड़े तरीके से पढ़ना चाहूँ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट में तो मैं बोलूँगा कि इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का वेरिएबल हैज टू बी ए फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फंक्शन। इसका क्या मतलब है समझो ध्यान से। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया dx बाई dt, तो अभी तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे काइनेमेटिक्स वगैरह में जहां इन चीजों में दिक्कत आती है, तो समझ लो dx बाई dt ये तभी सॉल्वेबल है जब x टाइम का फंक्शन हो, मतलब x की वैल्यू ऐसे हो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अगर ऐसा लिख के नहीं आ रहा है तो dx बाई dt सॉल्वेबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है सबको, कोई दिक्कत? तो रिप्रेजेंटेशन dy बाई dx का मतलब समझना कि y जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का फंक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू हैव टू चेंज इट। पहले हमें बनाना पड़ेगा
न्यूमरेटर को फंक्शन डिनोमिनेटर का अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो हम dx को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन dy में कुछ कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो खाली हमने रिप्रेजेंटेशन की बात करी। अब जो ये डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, हमें क्या क्या पढ़ना है डिफरेंशिएशन में, ध्यान से देखो। तो इसमें मल्टीपल फंक्शंस है। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन से फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ये 3 पार्ट में हम बांट के पढ़ते हैं। पहला पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकेंड और थर्ड पार्ट थोड़ा सा, अगर पहला पार्ट समझ गया है तो इजीली समझ जाओगे, नहीं समझा है तो आपको दिक्कत होगी। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो कुछ सेट ऑफ फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ते हैं? बोलो, क्या होता है? हाँ, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो कांस्टेंट है तो 0 हुआ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। आप सबको आता है ना, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। इसके बाद एक रूल आता है यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको। क्या होता है ये रूल? v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई, लेकिन यहाँ याद रखना होगा u एंड v हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x। u एंड v हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x। अगर नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक और रूल, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। बोलो क्या होता है ये? माइनस माइनस। ये ऊपर वाला पूरा ऐसे ही रहता है, लेकिन नीचे v स्क्वायर भी लिखा रहता है। ऐसे। तो ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन के फार्मूले हो गए। आप क्या चाहते हो, पहले पूरे फार्मूले लिख दूं एक साथ कि पहले एक एक टॉपिक पे कराते चलो? चलो एक एक टॉपिक करते चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में इतने ही फार्मूले हैं, और ये पूरी, हाँ, और ये पूरे कैलकुलस का बेस है। ये कौन सा तुम लोग बोल रहे हो? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू? रेडी पॉलिनोमियल में मैं बोल रहा हूँ लॉग यहाँ अलग लिखा है, देख। आइए, जैसे मैं आपसे पूछूं, सुन लो ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बताओ। हाँ, क्या करेंगे? 3, ये थर्ड फार्मूला, एक्स रेज टू 3 माइनस 1। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं, अरे कौन है ये? एक्स रेज टू 4x क्यूब। सबको आता है क्या? कोई है जिसको नहीं आता? चलो एक और प्रैक्टिस है, मैं खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सब आपको आता है। चलिए बताइए, इसको क्या लिखूं मैं?
4y³। ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का सबको आया है? मुझे दिक्कत है। इसीलिए फ्लो में जब बोल देते हैं उसको कंट्रोल करना, यही गलती हो जाती है अपने से। तो फ्लो में हमें नहीं बोलना है। इसको कैसे करना पड़ेगा समझो। ये y लिखा है लेकिन होना किसका चाहिए था फंक्शन, ये अब है नहीं, तो यहाँ तो y आ गया। इसको तुम तभी डिफरेंशिएट कर पाओगे जब नीचे क्या आ जाए, y। तो y है नहीं, तो जुगाड़ लगा के y लाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ है? अगर मैं ऐसे लिखा है यहाँ dy/dy से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई चेंज होगा क्या आंसर में? सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसको बोलते हैं, नाम वाम पे मत जाना, इसको बोलते हैं इनसाइड आउट आउटसाइड इन रूल। इनसाइड आउट आउटसाइड इन। अरे ये बाहर से लाके अंदर ले जाओगे, अंदर से इसको बाहर कर दोगे। तो ये ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? 3×2 लिखा है क्या, उसको 2×3 भी लिख सकते हैं। वही लिख रहा हूं मैं, तो क्या ये बन जाएगा d/dy ऑफ y⁴ dy/dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ऊपर और नीचे सेम फंक्शन है। ये बनेगा 4y³ dy/। अब ये dy/dx आप हटा नहीं सकते, वो आंसर में जुटा रहेगा। समझ में आ रहा है? बोल बोल, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का नहीं? हाँ बोल, दिक्कत है? ये जो dy/dx है, अभी यहाँ पे dy/dx जैसे पढ़ रहे हो ना, आगे जाके ये dy/dx वो बन जाता है। अरे कुछ तो बन जाता है, जैसे कहीं पे dv/dt बन जाएगा, a हो गया, कहीं पे dx/dt बन जाएगा। मतलब जो फार्मूला आप पढ़े हो उस फार्मूले में मैच कर जाता है ये dy/dt लास्ट में जो बचता है। और आगे देखो, अगर यही सवाल ऐसा हो जाए, ये आपको करना है, मैं नहीं कर रहा हूं। x² y³ x²/y³। ट्राई करिए। लिखे में आया। आया क्या? सबको आ गया? पहले वाले का आंसर बोलो। अच्छा मेरे साथ मैं कर रहा हूं, मेरे साथ देखो। यूवी रूल है क्या? v du/dx लिखा जाएगा ये, प्लस u dv/dx, यही लिखेंगे ना? जैसे ये तो क्या, जो ये 4th और 5th रूल आप देख रहे हो, यूवी और u/v, मतलब प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल जो है ना, ये दोनों जो रूल है ये खाली एक्सपांशन के काम आते हैं। बाकी तो टॉप 3 रूल ही अपने काम आते हैं ना। क्यों मैम? ठीक है, तो कुछ बोलती नहीं है, घर से कोई टेप चिपका के आती है, बोला करो। अब इसके आगे हमें तेरे हिस्से का भी वो बोल ले रही है। ये x और x बराबर है, जैसे ये बराबर होंगे क्या ये 2x बन जाएगा? लेकिन यहाँ ये बराबर नहीं है, x और y है, तो क्या मुझे ऐसे dy/dy से मल्टीप्लाई करना होता है? जब आप टाइम के साथ सीख जाओगे तो आप बार बार dy/dy से मल्टीप्लाई करना नहीं पसंद करोगे। आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख दोगे। जैसे मुझे करना होता ना इसको, ये ऐसा दिखता तो मैं लिख देता 3y²
अच्छा मैंने क्या जोड़ा होगा यहाँ पे, ये y है तो यहाँ डिवाइड किया होगा ना, तो यहाँ डिवाइड वही ऊपर लिख देता ऐसे। तो तुम्हारी मर्जी, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो या ये मेथड भी कर लो। तो ये क्या आ गया 2xy³, इसको ऐसे इंटरचेंज करोगे तो ये बनेगा x² इंटू 3y² dy/dx, मतलब 2xy³ प्लस 3x² y² dy/dx। कितने लोगों को यही आंसर आया? लंबा हाथ खड़ा करो, दिखना चाहिए। आया कि प्रेशर में हाथ उठा रहे हैं? बाकी लोग आधी क्लास को नहीं आया। वेरी गुड। कहाँ गलती की है पकड़ो, आया तुझे? हाँ शिवम तुम्हें आया? दूसरा वाला करो, क्वेश्चन रूल लगाना है, खाली रूल आप सीखो। v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v²। ये वाला आ गया। इतना टाइम लोगे फिर कैसे होगा? नहीं आए तो बोलो। ये क्या है? u/v, बस बच्चों आवाज मत करो। u/v रूल है ना ये, तो क्या लिखते हैं? v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v²। यही तो होता है फार्मूला। बस खत्म हो गया सवाल। x² को क्या लिखेंगे? 2x, तो ये बन जाएगा 2xy³। यहाँ क्या आएगा? देखो अगर मैं dy/dx जोड़ दूँ तो इसको 3y² लिख सकता हूँ ना मैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस 3x² y² dy/dx अपॉन y⁻⁶। अब तुम्हें आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व करते रहना, ऊपर से xy² कॉमन बन जाएगा ना, फिर डिवाइड कर लेना। मैं यही छोड़ रहा हूँ। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? पूछ लो अगर है तो। ये इनसाइड आउट रूल सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे और रूल सिखाता हूं मैं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है? tan x। अरे वाह, क्या ऐसा लाइन से बोलो। साइन का कॉस, कॉस का tan, साइन, tan का कॉट, कॉट का tan। क्या गेम चल रहा है? ये tan का होता है sec²x और कॉट का क्या होता है? नेगेटिव cosec²x। और d/dx ऑफ sec x होता है sec x tan x d/dx ऑफ cosec x क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। देखो याद करने की टेक्निक बताता हूँ। साइन और कॉस में तो याद ही नहीं करना है कुछ। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, प्लस माइनस थोड़ा देखना पड़ता है बस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो tan का होता है sec²x, तो sec x आपको याद नहीं करना है। sec किसका होता है? tan का, तो sec वाले में tan आएगा खुद के साथ। देख लो, अगर यहाँ पे मुझे याद है कि tan x का, ये तीनों याद कर लिया मान लो, tan x का sec²x होता है, तो जब मैं sec x लिखूंगा तो वो tan का होता है,
तो tan x आएगा और खुद भी आ जाएगा sec x tan x। जरा देखो cot का माइनस cosec स्क्वायर x है, अब जब cosec लिखोगे तो उसमें cot भी आएगा और खुद भी आ जाएगा। इनका प्रॉपर प्रूफ होता है, प्रॉपर डेरिवेशन होता है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी नाम का एक चैप्टर है, जब आप बहुत एडवांस लेवल में मैथ्स पढ़ने जाओगे तो वहाँ आपको इन सब का डेरिवेशन कराया जाता है। ये हो गए, एक और मेरा मन कर रहा है एक और करवा दूं, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को अलग से ना पढ़ा के यहीं पढ़ा दे रहा हूं। log x 1/, ln जानते हो, वही है, चाहे ln लिखो तो वो नेचुरल लॉग हो जाता है। अब जरा देखो यहाँ पे लॉग के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप लोग मैथ्स वाले यहाँ कर रहे हैं तो बाकी लोगों की बात ही अलग है। तुम लोग लॉग तो पढ़े, लॉग मॉड ये सब पढ़ के बैठे तब भी आए हैं कर रहे हो। लॉग 3 तरीके का होता है, एक होता है डेसिमल लॉग, दूसरा होता है नेचुरल लॉग, और तीसरा होता है बाइनरी लॉग। तीन तरह के लॉग होते हैं। ये क्या होता है, ये कॉमनली यूज लॉग वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। लॉग कहीं लिखा है तो ये मानते हैं, और ये इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। कॉमन यूज में इसको यूज करते हैं, साइंस में इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन अप्लाइड साइंस। तो हम अप्लाइड साइंस की बात कर रहे हैं, अभी हम वही पढ़ रहे हैं। तो हम अपने लिए क्या यूज करते हैं, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का बेस कितना होता है, ई। क्या होता है बेस, ई। और इस ई की वैल्यू क्या होती है, एक कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 2.71, मतलब 2.7 बोल सकते हो, ये ई की वैल्यू है। अच्छा, अगर 2.303 से किसी लॉग वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नेचुरल लॉग बन जाएगा। कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 से। जैसे आप शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। पढ़ा है ना, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। अगर मैं ln 2 की वैल्यू पूछूं तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 0.603। समझा क्या, कोई दिक्कत? तो ये एक तरीका है लॉग निकालने का। तो ये अप्लाइड साइंस में यूज किया जाता है। हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हम ln 2 की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सॉरी ln 2 कर रहा हूँ, ln की बात करेंगे, नेचुरल लॉग की बात करेंगे। तो जो हम फार्मूला वही रहता है, जो log x है वहाँ ln x आएगा तो वो भी क्या होगा, 1/x। सब एक जैसे ही होते हैं। ये बाइनरी लॉग जो है ना, ये थोड़ा अलग है। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। जब आप CS में ग्रेजुएशन करने जाएंगे, अगर अच्छे कॉलेज में गए तो वहाँ आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पढ़ाया जाता है। हर कॉलेज के सिलेबस में नहीं है। आप ठाकुर कॉलेज में जाइए तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको। मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जाएंगे आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नाम का सब्जेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में डिग्री लेना बहुत बड़ी बात है। इसके प्रोफेसर्स ही नहीं, बहुत लिमिटेड प्रोफेसर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं बनाते। हाँ IIT इसमें है, लेकिन वहाँ पर भी
और सब्जेक्ट के 20 प्रोफेसर हैं, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो एमएनसी बोलते हैं इसको, इस एमएनसी के 4 या 5 प्रोफेसर होंगे बस, क्योंकि है ही नहीं, बहुत टफ सब्जेक्ट है ये। उसमें आपको ये पूरा लॉग ही पढ़ाया जाता है, डिस्क्रीट सिस्टम के नाम से पढ़ाते हैं। कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं ज़्यादा, इसमें बकवास अभी मैं करूँगा नहीं। बेस 2 होता है इसका। ये क्यों बनाया गया है, अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ लिया होगा 8, 9, 10th में, तो वहाँ आपको बताया गया था कि भाई साहब जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। आप हेलो लिख देते हैं, उसको हेलो नहीं समझता, वो क्या समझता है 0 1 0 1। तो जो आप हेलो लिखते हो उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है, फिर वो तुम्हें दिखाता है। रिजल्ट जो आता है वो भी 0 1 में आता है, फिर कन्वर्टर लगा होता है वो कन्वर्ट करता है, जिसको ट्रांसड्यूसर वगैरह बोलते हैं। तो वो जो बाइनरी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर साइंस समझता है, तो लॉग भी उसको जो कैलकुलेशंस होगी उसकी मशीन लैंग्वेज की, वो इसी पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो खैर वो सब बात की बात है। ये मैंने इसलिए बताया कि आप जानते रहिए डेसिमल लॉग और नेचुरल लॉग क्या होता है, आप कल को परेशान मत हो। कुछ और फार्मूले हैं डेसिमल लॉग और नेचुरल लॉग में, जो लॉग के फार्मूले होते हैं। जो लॉग के फार्मूले होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो लॉग में कौन कौन से फार्मूले होते हैं? अच्छा, मैं लॉग के लिए लिख रहा हूँ, मतलब ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं? सबके लिए, नेचुरल के लिए भी और डेसिमल के लिए भी। अब तुम्हें डेसिमल होगा तो पूरा लॉग लिखा रहेगा, इसको कहीं कहीं पे LG भी लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? LN, नेचुरल लॉग। इसको LB कहा गया, LB बाइनरी लॉग। तो ये log M प्लस log N लिखा होगा, तो ये क्या होता है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? log M इंटू N। क्या लिख सकते हैं? ln में भी ये काम करता है। दूसरा, अगर log M माइनस log N लिखा है तो log M बाई N लिख सकते हैं। तीसरा, अगर log M टू द पावर N लिखा है तो दिस इज N log M। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, कोई भी लॉग है वो सेम नंबर रख रहा है, log A की वैल्यू चाहिए और उसका बेस भी वही है, तो ये हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। एक और फार्मूला है, अगर ऐसा लिखा हो, यहाँ तुम लोग अगर क्वेश्चन किए तो कई बार काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में e रेज टू समथिंग करके आंसर आ जाता है, और फिर तो ये कहाँ से आ गया? वो यहीं से आता है कि आंसर आपका ln में आएगा और ln को तोड़ना होता है। इफ log b बेस a इज इक्वल टू c लिखा हो, देन इसको मैं log हटा करके लिख सकता हूं a रेज टू c इज इक्वल टू b। क्या लिख सकता हूं? सोचो, अगर ये मैं ऐसा लिख दिया होता कि ln b इज इक्वल टू c, तो आप क्या मानते हैं यहाँ पर बेस कितना है? e। तो अगर मैं log हटाऊंगा तो मैं क्या लिखता? यही e रेज टू सी आपको पेपर में उसे आपके क्वेश्चंस में मिल जाता है। आपको समझ में आया क्या? तो इतने ही फार्मूले हैं कैलकुलस में, सॉरी डिफरेंशिएशन में। इसको नोट करो, फिर इसके प्रैक्टिस के साथ मैं नए नए फार्मूले पैदा करते जाऊंगा। बेसिक फार्मूले इतने ही हैं डिफरेंशिएशन के। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स जो होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स लिखते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स को डी एक्स इधर भेज दो तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, अपोजिट टू इट साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। जो आप बोल रहे हो ऐसे रिवर्स करके नहीं होता।
आपने क्या बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक 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 हाँ, डी बाई डी एक्स। नो, यू कांट, ऐसा कुछ नहीं होता रूल। ये अपने मन से रूल मत बना लेना कहीं पर। वेरी गुड, अच्छा पूछा, लेकिन ऐसे रूल मत बनाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स आ गया तो वी हैव टू यूज यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि देर विल बी टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, टेन और सेक। तो आपको लिखना पड़ेगा सेक एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर आएगा। ठीक है, गुड, अच्छा सवाल है, खराब नहीं है। तो इतने सारे फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों में एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। इधर देखो, यहाँ पे x है तो ये x है। अब समझना, ये सबसे मतलब लास्ट पॉइंट भी है डिफरेंशिएशन का और सबसे डिफिकल्ट पॉइंट भी है। यहीं पे आपको समझता नहीं है। यहाँ पे x है तो x ही चाहिए, यहाँ x है तो x ही चाहिए, ये भी x चाहिए। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर भी नहीं हो सकता। क्या चाहिए यहाँ पर अकेले? x स्क्वायर भी नहीं चाहिए, x क्यूब भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अकेले क्या चाहिए अपने को? बोलो। ऐसे यहाँ पे x है तो ये x ही चाहिए, ये जगह पे x स्क्वायर नहीं हो सकता। आ गया तो क्या करेंगे? मान लो जैसे मैंने आपसे पूछा, समझना, एक दो मैं करूँगा फिर आपसे करवाऊँगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब आप कहाँ फंस गए? आप फंस गए कि यहाँ पे तो x चाहिए था, जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ क्या चाहिए आपको? तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन क्या x स्क्वायर की जगह पे x आया है क्या? x स्क्वायर की जगह पे x आया क्या? नहीं आया। अगर x स्क्वायर की जगह पे x नहीं आया तो जबरदस्ती कर लेते हैं, इस पूरे को x मान लेते हैं। मैं जबरदस्ती मान लेता हूँ कि ये x है मेरा। क्या है ये? x। तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। x किसको मान रहे हो? लेकिन क्या ये सही हो जाएगा क्या? जबरदस्ती कोई भी काम कर रहे हो तो गलत ही होगा ना वो। तो हम सही कैसे करें इसको? जिसको x माना था यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाओ, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। अब ये सही हो गया। इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको? अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी मैं गलती दिखा रहा हूं। अगर आप ऐसे लिखते हो और फिर लिख देते हो कि cos 2x क्यूब, तो ये गलत है। कुछ लोग करते हैं इतना बड़ा अन्याय, तो ये मत करना, क्योंकि ये अलग है और ये 2x अलग फंक्शन है। आप इसको, ये थीटा है तुम्हारा और ये थीटा के बाहर है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये गलत है, ये वाला सही है। दूसरा, अगर ये ऐसे लिखा होता तो अब क्या करते? cos स्क्वायर लिख देते। तब क्या ये और ये सेम लिखा हुआ है क्या? वहां पे साइन थीटा स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो है मैं इसको लिखूं साइन एक्स इंटू साइन एक्स और फिर मैं करूं यूवी रूल का इस्तेमाल, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं इसको दूसरे मेथड से करूंगा। मैं इसको लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। यही तो हुआ ना साइन स्क्वायर एक्स का मतलब। यार यहाँ पे पावर बड़ा है। जब भी पावर वाले फार्मूले आते हैं, आप पीछे अगर पेज पलट के देखोगे
तो एक ही फार्मूला पढ़े हो पावर वाला, x रेज टू n। जब भी पावर आए तो हमने क्या पढ़ रखा है, x रेज टू n। मतलब अगर ये x बन जाएगा तो मैं कुछ जुगाड़ लगा सकता हूँ। आओ इस पूरे को x मान लेता हूँ मैं। तो x मान लिया तो क्या होता है, nx रेज टू n माइनस 1। लेकिन जिसको x माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या बोलो, खत्म हो गया सवाल। 2 sin x cos x, कोई फार्मूला होता है क्या, sin 2x। नहीं समझा? किसी को दिक्कत है? तुझे दिक्कत है क्या? हाँ समझा ना पक्का? शिवम क्या समझा? अगला क्वेश्चन शिवम सॉल्व करेगा, उसको समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। खड़े जाओ, बताओ क्या करूं? कोई बोलेगा नहीं, किसी की आवाज आई बहुत चतुर बन रहा होगा तो मैं यही फंसा दूंगा, खून की उल्टियां करेगा फिर वो। काली गुड़िया में लेके चलता हूँ, एक खाली पिन चुहाना है तुम्हारे नाम का। मैं सीखा हूँ। हाँ क्या ए चुप, वो एक उसको तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो कि वेरी गुड कर सकते हो तुम। कम ऑन, वो बेचारा ऐसा बोलो, शिवम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो बोले समझ गए, तो वो समझा तो वही तो ये भी है। चलिए प्रत्येश आप बताइए। आधी नींद में कैसे समझोगे? कौन सा नशा सुबह सुबह कर लेते हो? बैठो, सर कर दें इसमें। सबका नंबर आएगा, अब तुम्हारा नंबर है। हाँ क्यों? कौन सी मैथ्स पढ़ते हो? ये कौन सी मैथ्स पढ़ ली है? मेरे से चक्कर आ रहा है। जितना ईमानदारी से बातें करते हो उतनी ईमानदारी से पढ़ाई कर लो। दिखावा करने में और पढ़ाई करने में फर्क होता है बेटा। बुरा लगेगी मेरी बात, लेकिन बात सही बोल रहा हूँ। चुपचाप पढ़ाई कर लिया करो। उठाया इसीलिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो, कर नहीं पा रहे हो सवाल। तुम जेई वाले हो, तुमसे तो उम्मीद है कि तुम कर जाओगे। मैं नीट को नहीं उठाया जानबूझ के। बैठो। हाँ चिन्मय बताओ। वेरी गुड, सही है। अरे रूट के लिए तो हमने कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा है। कोई फार्मूला पढ़े हो रूट के लिए? तो भाई नहीं पढ़े तो इस पूरे को पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। रूट हटा दो पहले तो, ये रेज टू 1/2। अब पावर का कौन सा फार्मूला पढ़ा है? x रेज टू n। अब उसने क्या किया पता है? कितनी अच्छी मैथ्स लगाया है। 1/2 है तो ax स्क्वायर पे 1/2 प्लस b पर 1/2, तो कांस्टेंट तो 0 ही हो गया। यहां से आ गया ax। यही किया ना? इतना पीटूंगा मैं। ऐसे कब से पावर लगने लगा बे? जब प्लस के ऊपर होल पावर बाहर लगा है तब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो लिखा है, इसको तुमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं लिख दिया? प्लस 2a में क्यों लगाया? ऐसे नहीं करते। जब किसी एक्सप्रेशन पर पावर बाहर लगा है तो आप अंदर उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लिकेशन होता यहाँ पे तब तू करता था।
घुस रहा है कुछ दिमाग में? तो ए स्क्वायर प्लस बी टू द पावर हाफ है, तो पावर हाफ वाला कौन सा फार्मूला है अपने पास? बोलो। x रेज टू n। तो क्या इस पूरे को x मानना चाहिए? तो क्या होता है फार्मूला? x रेज टू n का फार्मूला क्या है? बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। nx रेज टू। तुझे बुरा लगा? लगना चाहिए। अरे अगली बार बात नहीं करेगा। डांट क्यों रहा हो? बुरा नहीं लग रहा है? बुरा कर नहीं बोलते हो, कहाँ लगता है? वैसा बोलो हाँ लगा, अगली बार से ये मौका ही नहीं दूंगा डांटने का। हाँ, बात ही नहीं करूंगा मैं। तो ये इसको x मानो, तो x रेज टू n क्या होता है? nx रेज टू n माइनस 1। इसको नहीं लगता बुरा, वो अपने हाल पे छोड़ चुका है सब कुछ। हाफ माइनस 1 यही होगा, जिसको x माना था। अब क्या करना पड़ेगा? उसके साथ कांड करना पड़ेगा। जिसको x माना है उसको यहाँ फिर से डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, इस पर कितना पावर आएगा अभी? माइनस हाफ। क्या नीचे ले जाऊं तो प्लस हाफ? प्लस हाफ का मतलब रूट। क्या मैं लिखूंगा? 1/2 रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये हो जाएगा a बाहर एक्स स्क्वायर मतलब 2x, और ये तो 0 ही हो गया। क्या इस 2 ने 2 को मार दिया? इसका आंसर आया ax अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अरे बोलो, सबको समझा? कोई दिक्कत किसी को? किसी तरीके की परेशानी? हाँ नहीं? चलिए, अब ये सवाल मैं सबको चाहता हूँ कि अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करें। आ गया क्या? नहीं, क्या आया आंसर बता रहा हूँ, सुनो। ऊपर क्या आया था? 2x क्या था? ऊपर क्या आंसर आया है? सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया ऊपर? cos रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स रूट साइन रूट एक्स। देखो कैसे किया मैंने। अब मैं ना तुम्हें, देखो ध्यान से, इतने लंबे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, तुम्हें ही पता है, लेकिन आप तैयार तो ऐसा रहो, आप बड़ा पढ़ोगे ही नहीं तो आप बड़े क्वेश्चन में तो ऐसे ही पहले हाथ बांध के बैठ जाओगे। जो डिफरेंशिएटर्स हैं यही आपको डिसाइड करते हैं कि आप एम्स जा रहे हो कि आप जीएमसी गढ़चिरौली जा रहे हो, जहां अगले 3 मिनट के बाद तुम्हारी आंतें बाहर आ जाएंगी। हाँ, वहाँ पे बहुत ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं कि आसपास कई नक्सल लोग रहते हैं। तो आपको अच्छे सवाल करने चाहिए, और जेई वालों के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। जेई के लिए -10 लेवल का सवाल है। जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये -10 लेवल पे आता है। तो जेई वालों को तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं आएगा, उनको आना ही चाहिए था। नीट वालों की जरूरत है, नीट वालों के लिए भी ये करना चाहिए उनको अच्छे से। क्या होगा ध्यान से देखो, रूट साइन रूट एक्स का मतलब क्या? मैं इसको ऐसे लिखूं? कुछ लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, अभी रोका था मैंने, कि साइन पावर हाफ एक्स पावर 1/4। ऐसा आप नहीं लिख सकते। भले ये है, लेकिन ये पूरा एक टर्म है बेटा। साइन के साथ कभी भी कोई भी लिखा हो तो वो थीटा काउंट होता है। क्या काउंट करते हैं उसको? थीटा। तो अगर मैंने उसको थीटा जैसा काउंट किया है तो आप उसको अलग नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते आप? अलग। तो इस पूरे को x मान लिया तो क्या बन जाएगा? देखो, मैं एक चीज याद भी कर सकता हूँ, ऐसे बार बार इस्तेमाल होता है, आपका टाइम बचता है। d/dx ऑफ रूट एक्स कहीं लिखा हो ना, तो वो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि 1/2 रूट एक्स होता है। बार बार वही आ रहा है ना। d/dx ऑफ रूट एक्स लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हो? 1/2 रूट एक्स। उससे फायदा क्या होगा पता है? उससे फायदा ये होगा कि आपको एक लाइन आपकी बच जाएगी। कौन सी एक लाइन? वही लाइन बच जाएगी जो आप x रेज़ टू n वाला लगा रहे हैं। देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ।
ये वाला फार्मूला आपको चाहिए तो कहीं लिख लेना। अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो क्या ये रूट x बन जाएगा? इस पूरे को x मान लिया तो क्या बन गया? तो फिर बोली पूरे यहां आगे बैठा दूंगा। अगर इस पूरे को x मान लिया तो क्या ये रूट x बन गया? रूट x का मतलब 1/2 रूट x। सही बात है क्या? बोलो। और जिसको x मान रहे थे क्या उसको फिर से मुझे यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा? बोलो हाँ। क्यों? समझा? पक्का? यही है ना? तो इसको x मान, लेकिन अब हम साइन x होना चाहिए। यहाँ पे ये रूट x है तो क्या मैं इस रूट x को x मान लूं? तो रूट x को x मान लिया तो साइन x क्या होता है? तो क्या मैं इसको लिखूंगा cos रूट x अपॉन 2, ये तो ऐसे लिखा रहेगा साइन रूट x रूट साइन रूट x। और जिसको x मान रहे थे उसको यहाँ फिर से तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x। खत्म हो गया। 2 रूट साइन रूट x मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट x। तो ये आ गया cos रूट x, 2 2 जा 4 रूट x रूट साइन रूट x। समझा क्या? अरे टफ है क्या? कर पाओगे? मैं खूब सारे क्वेश्चंस दूंगा आपको इन पर प्रैक्टिस के लिए। एक और लेक्चर में लूंगा जो इंटीग्रेशन मैक्सिमा मिनिमा एरिया अंडर कर्व पर होगा। आज का लेक्चर अभी इस पर ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और आपको अभी आज घर पहुँचोगे तो डीपीपी मिल जाएगी। 25-30 क्वेश्चन रहेंगे इसके ऊपर जो आपको ट्राई करना चाहिए। ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? आप सोच क्या रहे हो? चलिए थोड़ा और मजे ले लूं तो सही में पिट जाएगी। ये 1/x बन जाएगा। और फिर अंदर जब तुम बाकी तो रूट साइन रूट x का वही आएगा ना, cos रूट x बाई 4 रूट x रूट साइन रूट x। यही तो आया था अभी जो सॉल्व किया था, रूट साइन रूट x का। मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया? cos रूट x बाई 4 रूट x, ये रूट हट जाएगा साइन रूट x। तो ये cos बाई साइन क्या होता है? cot। cot रूट x बाई 4 रूट x। अब रूट x और रूट x काट मत देना कि cot बाई रूट है, cot बाई 4 आ गया। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन है, सवाल है फाइंड dy बाई dx इफ ए, प्लीज चुप हो जाओ, y इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस 2u एंड u इज इक्वल टू x प्लस 1। ट्राई करिए। कुछ नहीं है, खाली मजे लिए गए इस सवाल में और कुछ नहीं। क्या करेंगे? पहले y को देखो, dy बाई dx चाहिए। y u का फंक्शन दिया है, u x का फंक्शन दिया है। तो सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना होगा? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा y एज अ फंक्शन ऑफ x, तभी आप dy बाई dx कर सकते हैं। तो y अभी u का फंक्शन है, तुम्हें चाहिए x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 टू द होल क्यूब प्लस 2?
x प्लस 1, यही लिखना पड़ेगा। देयरफॉर dy dx ऑफ y की ये वैल्यू डाल दो, x प्लस 1 टू द होल क्यूब प्लस 2 x प्लस 1। एक बात बताओ, अगर ऐसा है, क्या मैं बीच में प्लस और माइनस साइन आ जाए, दो टर्म हो, तो क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूं उनको? तो स्प्लिटिंग पॉसिबल है कि नहीं है? आप कर सकते हैं। आप चाहे तो डी बाई डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसा इसको लिख सकते हैं। समझे? अब ये तो सिंपल सवाल हो गया। इस पूरे को x मान लो, तो x रेज टू n वाला फार्मूला, तो क्या बना ये 3x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 प्लस यहां से 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1। ये बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया। 3x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये 1 आ जाएगा प्लस 2। अब यहाँ बीच में फिर से प्लस है, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, या नहीं करने का मन है तो देखो ये 1 आ जाएगा। पता है, इतना तो कर लेते हो ना। खत्म हो गया ना सवाल। 3x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 2, यही आंसर है। 2 मिनट 120 सेकेंड्स। डबल डेरिवेटिव फंक्शन, ये क्या होता है? अरे वाह, y की ये वैल्यू है, और मैं आपसे पूछूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बताओ। डबल डेरिवेटिव जो है ना, हाँ, उसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो, तो आप जानते हो, लेकिन क्यों करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको, हाँ मैम, ये आपको बताता क्या है, पहले ये समझो। ये आपको बताता है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कर्व बना रहा है ग्राफ, तो उस कर्व में रेट ऑफ चेंज इन स्लोप कितना होगा। क्या बताता है ये? रेट ऑफ चेंज इन स्लोप कैसा होगा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझाने का काम करता है ये। किसको समझा रहा होता है? देखो, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिखूं, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। मैं ऐसे ही सॉल्व करूं तो d बाई डी एक्स ऑफ, अंदर लिखूंगा मैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जरा अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, इतनी प्रैक्टिस हो गई है अपनी। एक्स स्क्वायर मतलब 2x प्लस 2, और फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया? 2। क्या ये पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है? इसका क्या मतलब है समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्या कहता है? मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। ये x हुआ, ये y हुआ। पहले तो मुझे ये बताओ, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ बनेगी? तो क्या इस पूरे ग्राफ में अगर आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा मैं अच्छा ग्राफ बनाता हूँ, ऐसा ही बनाता हूँ। तो इस पूरे ग्राफ को अगर आप देख पा रहे हो, तो इस पूरे ग्राफ में आपको एक चीज समझ आ रही है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली। अगर इन दोनों पॉइंट पर
आप एक स्लोप बनाइए, तो क्या ये 0 आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना। यहां भी स्लोप कितना आ रहा है? इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो या मिनिमम वैल्यू आ रही हो, स्लोप कैसा करना चाहिए? 0। जैसे आपने अगर सॉल्व किया होगा एससी वर्मा में फ्रिक्शन में क्वेश्चन नंबर 17 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हो, मैं कभी कराऊंगा यहीं पर क्लास में, मान लो आपसे पूछा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जिससे वो बॉडी मूव करे, वॉट एवर इट इज, और आपको फोर्स मिल गया 2x² + 3x + 1, फोर्स ऐसा मिल रहा है और बोला है कि मिनिमम फोर्स निकालिए। तो क्या आपको दिख रहा है फोर्स x के साथ चेंज होता हुआ है? चेंज हो रहा है ना। जब भी ऐसे वेरिएबल को वैल्यूज आ जाएं, कौन आ जाए? वेरिएबल वैल्यूज, और आपको मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है, आप आंख बंद करिए। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मिनिमम पूछे तो भी, मैक्सिमम पूछे तो भी। f मिनिमम पूछा है तो मैं df, और f किसके साथ में चेंज हो रहा है? x के साथ, तो मैं लिखूंगा df/dx 0। यहाँ से जो f आ जाएगा वही आंसर है। समझा क्या? मतलब यहाँ से सॉल्व करो तो x आ जाएगा ना तुम्हारा एक। जैसे इसी को अगर मैं सॉल्व किया तो क्या बनेगा? ये 4x + 3 = 0, तो x की वैल्यू -3/4, यहाँ रखो -3/4, जो भी आंसर आया वो तुम्हारा f है। समझ में आया क्या? तो कभी भी कब यूज करते हैं मैक्सिमम मिनिमा, ये बताना है यहाँ पे मेरा काम था कि आप ये जानो कि मैक्सिमम मिनिमा को यूज कब कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा इज बेसिकली यूज्ड व्हेन अ क्वांटिटी, when we need to calculate the minimum or maximum value of a quantity which is dependent on another quantity। एक क्वांटिटी जब दूसरी वैल्यूज पर डिपेंडेंट हो जाए और आपको मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा लगाओगे। उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या आया? सबसे पहला पॉइंट आया कि इधर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट पे स्लोप कितना होना चाहिए बच्चों? क्या होना चाहिए? स्लोप। सही है ना? कोई दिक्कत? अब देखिए, मान लो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। हमें पता है ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमा है। तो मैं यहाँ एक चीज यहाँ देखते हम लोग, मिनिमा की बात की जाए तो स्लोप एट पॉइंट ए कितना है? अच्छा, जस्ट बिफोर ए स्लोप कितना है? यहां कहीं। क्या ये नेगेटिव नहीं है स्लोप? कैसे? यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनाओगे, ये लाइन से ये थीटा। क्या थीटा स्लोप कहाँ से लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज लिया तो ये थीटा तुम्हारा कैसा आएगा? नेगेटिव। tan थीटा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव। तो क्या ये वाला स्लोप अपना नेगेटिव आ गया? Therefore, change in slope जिसी को हम बोलते हैं d²u/y/dx², यही होता है चेंज इन स्लोप। तो चेंज इन स्लोप क्या आएगा? 0 माइनस उसके ठीक पहले क्या नेगेटिव वैल्यू रख रहा था। तो क्या यहां से चेंज इन स्लोप की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। यही कंडीशन होती है। मिनिमा कहाँ बनेगा? अब अगर ग्राफ दिया तो आपको देख के समझ में आ रहा है ये मैक्सिमा ये मिनिमा है। नंबर्स दिया है तो आप क्या क्या चेक करते हो कि मैक्सिमम हो या मिनिमम, दोनों के लिए dy/dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0।
लेकिन अगर मिनिमा है तो एक और चीज चेक करना पड़ता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो y का ये इक्वेशन लिखा है, यहाँ डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ गया ना। इसका मतलब है कि ये कोई भी इक्वेशन एक्स वाई का है तो ये मिनिमा के लिए है। किसके लिए है? क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आया है तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं? क्यों लोकल बोलते हैं? क्योंकि इसकी क्वालिटी खराब है? नहीं, लोकल मिनिमा इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हो सकता है कि यहाँ एक आध ग्राफ और बना हो जो उससे नीचे जा रहा हो, तो हर जगह पे जहाँ ऐसा कॉन्केविटी दिखेगा ग्राफ में, भले ये ग्राफ ऐसा जाके ऐसा है तो ये भी मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये भी मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। ये अपना लोकल मिनिमा मैक्सिमा जो भी है, ये अपना लोकल मिनिमा मैक्सिमा जो भी है, बाकी दूसरे से उस पर कोई भी फर्क तो अगर मैक्सिमास की बात की जाए तो क्या होगा? तो मैक्सिमा के लिए स्लोप लिखो, बी पर कितना है बोलो जरा। स्लोप जस्ट बिफोर बी पॉजिटिव है ना? अरे यहां होगा ना जस्ट बिफोर, तो ये लाइन ऐसे, तो ये थीटा देखो एक्यूट बन गया तो पॉजिटिव स्लोप। तो चेंज इन स्लोप कितना? ये आएगा 0 माइनस ऑफ पॉजिटिव। ये आपको बताता है कि ये नेगेटिव वैल्यू लेके आ गया, मतलब लेस देन 0। तो मिनिमा पहले dy बाई डी एक्स 0 करोगे, फिर आप देखोगे x की ये वैल्यू पर मिनिमा बना कि मैक्सिमा, उसके लिए क्या करना होता है आपको? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लगाना पड़ता है। इसको ध्यान से करना। इसका इस्तेमाल जो कोरल वाले हैं वो WP पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में इसका इस्तेमाल किया हमने। नीट वाले अभी इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, वो पूरा इसी पर बेस्ड है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो पूरा इस पर ही बेस्ड है। क्या करेंगे आप लोग? जाइए, आज के लिए इतना ही।